हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात करें थे ईएमटी की और लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट किया था वेव इक्वेशन और टाइम हार्मोनिक फील्ड्स की बात की थी। टाइम हार्मोनिक फील्ड किसको बोलते हैं? एक ऐसी फील्ड जो टाइम के साथ साइनसोइडली वेरी होती हैं, यानी वो आइदर साइन का फंक्शन होगी और कोसाइन का फंक्शन होगी और किसी और का फंक्शन नहीं हो सकती हैं। यानी टाइम के साथ साइनसोइडल नेचर में वो क्या होगी? वेरी होगी। और लास्ट लेक्चर में अपने वेव इक्वेशन की बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं जो भी अपन की मैक्सवेल इक्वेशन है वो अपन टाइम हार्मोनिक फील्ड के लिए बात करेंगे और किसमें? फेजर डोमेन के अंदर। और फेजर डोमेन की बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, तो आप हेडिंग डालो मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड इन फेजर फॉर्म। किस फॉर्म में? फेजर फॉर्म के अंदर अपन बात करने वाले हैं। अब अपन का सेशन ओनली टाइम हार्मोनिक फील्ड्स के अंदर ही चलेगा और ऐसी फील्ड को फेजर डोमेन के अंदर हैंडल करना आसान रहता है। तो अपन अब मैक्सवेल इक्वेशन हो चाहे वेव इक्वेशन हो, सारी को अपन फेजर डोमेन के अंदर ही हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि अब अपन का डिस्कशन ओनली लिमिटेड हो गया। किसके लिए? ओनली हार्मोनिक फील्ड के लिए लिमिट हो गया। किसी भी नेचर के साथ किसी भी नेचर की फील्ड नहीं होगी, ओनली हार्मोनिक फील्ड होगी। यानी ऐसी फील्ड होगी जो साइनसोइडल नेचर की होगी, उसको हार्मोनिक फील्ड बोला जाता है, टाइम हार्मोनिक फील्ड बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको पता है जो अपनी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी जिसको अपन गोस्लो बोलते थे, उसका पॉइंट फॉर्म क्या था? डेल डॉट डी इक्वल टू कितना था? रो वी था। कितना था? रो वी था। इसको फेजर डोमेन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फेजर डोमेन के अंदर बहुत डिटेल से समझाया था। वो आपको, अगर वो लेक्चर आपने समझा नहीं है तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। अगर इसको फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं, इधर भी मैंने फेजर लूंगा तो फेजर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डी तो है। जो क्वांटिटी साइनसोइडल होगी ना, ओनली वो क्वांटिटी ही फेजर डोमेन में कन्वर्ट होगी, बाकी सेम की सेम रहेगी। डेल क्या है? साइनसोइडल नेचर का नहीं है, ये तो ऑपरेटर है, तो डेल का डेल रहेगा, डॉट का डॉट रहेगा। डी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसको फेजर डोमेन में अपन लिख देंगे डी एस से लिख देंगे। और रो वी तो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये भी ओनली रो वी का रो रहे वी ही रहेगा। ओनली फील्ड चेंज होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जो भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, वो फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट होती हैं। बाकी जो भी ऑपरेटर हैं या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सेम की सेम रहती हैं। और अपन ने जब स्टार्ट किया था वेव इक्वेशन तो मैंने आपको ये बात बोली थी, मैं ओनली एक सिंपल मीडियम की बात करूंगा, इन एक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड लीनियर मीडियम की बात करूंगा। तो अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है, लीनियर है, आइसोट्रोपिक है, तो मैं लिख सकता हूँ डीएस को कितना लिख सकता हूँ? एल डॉट एप्सिलॉन एस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? रो वी लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? रो वी लिख सकता हूं। और अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है तो एप्सिलॉन इस केस में क्या होगा? कांस्टेंट होगा और बाहर आ जाएगा डॉट से, तो कितना हो जाएगा? डेल डॉट एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो वी अपॉन एप्सिलॉन होगा। और अगर मेरा मीडियम चार्ज फ्री है तो वहां पर रो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वहां पर कितना हो जाएगा? डेल डॉट एस की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0 मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर मेरा मीडियम चार्ज फ्री है उस केस में ये क्वेश्चन आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मेरा मीडियम लीनियर एंड आइसोट्रोपिक है तो वहां मैं लिख सकता हूँ ds की वैल्यू एप्सिलॉन es लिख सकता हूँ। और अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, तो और एल डॉट es की वैल्यू रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। आई होप ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आपको टाइम हार्मोनिक फील्ड के अंदर कन्वर्ट करना आ गई होगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन अगर मैं बात करता हूं मैक्सवेल की, जो अपन बात करते हैं फेराडे लॉ की बात करते हैं। किसकी? फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कितना था? एल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डो बी अपॉन डो टी था। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। अगर इसको मैं फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का सेम रहता है, क्रॉस का क्रॉस। ये फील्ड है, जो साइनसोइडल नेचर की फील्ड होगी ना ओनली वो ही कन्वर्ट होगी। तो एक की जगह कितना आ जाएगा? ई एस आ जाएगा। नेगेटिव का कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। डो बाई डो टी का कितना आ जाएगा? जी ओमेगा आ जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी आपका डिफरेंशिएशन है तो कितना आ जाता है? जी ओमेगा आ जाता है। और ये क्या है? पीछे क्या बचा? बी। और बी क्या है? हार्मोनिक फील्ड है, तो क्या कितना आ जाएगा? बी एस आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मेरा मीडियम सिंपल मीडियम है तो वहां पर कितना? सिंपल मतलब लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। यहां पर क्या हो, कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू
HS हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन की मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जिसको अपन फैराडे लॉ बोलते हैं वो अपन का आ गया, वो अपन की फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट हो गई मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी मैक्सवेल की, वो थी डेल डॉट बी इक्वल टू 0 थी। और अगर इसको मैं फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ऑपरेटर में तो कोई फेजर डोमेन होता ही नहीं है, ओनली फील्ड के अंदर होता है। फील्ड क्या है, बी है। कैसे है, टाइम हार्मोनिक है। इसका फेजर इक्विवेलेंट कितना हो गया, BS हो गया। और फेजर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो अपन लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर दी थी। और अगर मेरा मीडियम लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू HS हो जाएगी इक्वल टू 0। और अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू कांस्टेंट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा और उधर चला जाएगा 0 की साइड। तो कितना आंसर मिल जाएगा आपको, डेल डॉट HS इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और फोर्थ अपन का जहां पर अपने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की थी वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी डेल क्रॉस H इक्वल टू कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जिसकी वैल्यू थी डो डी अपॉन डो टी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस इक्वेशन को मेरे को टाइम हार्मोनिक फील्ड में एज्यूम कर रहा हूँ, फील्ड कैसी है, फील्ड अपनी टाइम हार्मोनिक फील्ड है। फील्ड के टर्म ओनली कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये भी टर्म फील्ड का टर्म है। कैसे टर्म है, आपको पता है एल डॉट एस की वैल्यू आपका ओम्स लॉ एंड पॉइंट फॉर्म क्या कितना हो जाएगा, सिग्मा ई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और पीछे कितना बचेगा, डो डी अपॉन डो टी बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसको अगर मैं फेजर डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो अपन का डेल का क्या हो जाएगा, डेल आ जाएगा। क्रॉस का क्रॉस, एच क्या है, फील्ड है, हार्मोनिक फील्ड, तो इसका फेजर इक्विवेलेंट क्या कितना आ जाएगा, HS आ जाएगा। और सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा मीडियम कैसा है, सिंपल मीडियम। सिंपल मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा ई। और सिग्मा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट ई का कितना हो जाएगा, ES हो जाएगा। और आपको पता है डो बाई डो टी का कितना हो जाएगा, J ओमेगा हो जाएगा। और पीछे कितना बचा, D बचा, और D को मैं कितना लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। और पीछे E बचा, तो E का फेजर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ES हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन की मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड इन फेजर डोमेन, ये मैं जिसको एम्पेयर लॉ बोलते हैं, एम्पेयर लॉ की बात यहाँ हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन की मैक्सवेल की सारी इक्वेशन को अपन फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दी थी। और फील्ड को फेजर डोमेन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट लेक्चर के अपन ने अंदर बात की थी वेव इक्वेशन की। किसकी बात की थी, वेव इक्वेशन की बात की थी। और अपन की वेव इक्वेशन क्या थी, वो थी एल स्क्वायर ई इक्वल टू, मैंने कहा था ये म्यू तो हमेशा आएगा, और एक बार सिग्मा आएगा तो वहां क्या इतना आ जाएगा, डो ई अपॉन डो टी आ जाएगा। और एक बार कितना, जहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा वहां कितना आ जाएगा, डो स्क्वायर ई अपॉन डो टी स्क्वायर आ जाएगा। यही तो थी अपनी वेव इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को मैं फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो कितना बचेगा, डेल स्क्वायर का डेल स्क्वायर बचेगा। ई का कितना हो जाएगा, ई का ई एच हो जाएगा। कितना, ई का फेजर इक्विवेलेंट। ई क्या है, टाइम हार्मोनिक फील्ड है। ये तो टाइम डोमेन के अंदर, ये फेजर डोमेन के अंदर। सिग्मा और म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट डो बाई 4t का कितना हो जाएगा, J ओमेगा। और E का कितना हो जाएगा, ES हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस म्यू एप्सिलॉन, दो बार है तो कितना हो जाएगा, J ओमेगा इंटू J ओमेगा, मतलब J ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। और पीछे कितना बचा, E का फेजर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ES हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो डेल स्क्वायर ES बचा इधर, बिल्कुल। तो इधर से मैं अगर J ओमेगा और म्यू को लेके आ जाऊं, बाहर लेके आ जाऊं, तो कितना बचेगा, J ओमेगा म्यू को मैं ले आऊं बाहर, तो यहाँ ओनली सिग्मा बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, एक J ओमेगा बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, एक J ओमेगा बच जाएगा। और एप्सिलॉन बचेगा, कितना बचेगा, एप्सिलॉन। और ES अपना क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बची, डेल स्क्वायर ES इक्वल टू J ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ES। ये अपनी इक्वेशन बनी। और इस इक्वेशन को अपन इसको बोल देते हैं गामा स्क्वायर। क्या बोल देते हैं, इस पूरे टर्म को अपन बोल देते हैं गामा स्क्वायर। और क्या बोलते हैं, ES बोल देते हैं। ये अपन की वेव इक्वेशन हो गई जिसमें फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड इन फेजर डोमेन। और ऐसी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो HS किसके इक्वल हो जाएगा, गामा स्क्वायर HS के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, गामा स्क्वायर HS के इक्वल हो जाएगा। ये अपनी है कौन सी, वेव इक्वेशन फॉर
टाइम हार्मोनिक फील्ड, कैसी फील्ड? टाइम हार्मोनिक फील्ड इन फेजर डोमेन। कौन से डोमेन में? फेजर डोमेन के अंदर फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड वेव इक्वेशन ये बनती हैं, जहां पर गामा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर गामा स्क्वायर की वैल्यू होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन के इक्वल होती हैं। और अगर मैं गामा की वैल्यू पूछूंगा तो गामा की वैल्यू आपको बताना है, इसकी वैल्यू होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। इसकी यूनिट होती है 1/मीटर होती है, और इसको बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या बोला जाता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता है ये क्या है? गामा, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का क्या है? अंडररूट है। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अंडररूट भी तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। बिल्कुल, इसको अपन लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा लिख देते हैं, और इसका रियल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? अटेन्यूएशन कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी यूनिट होती है नेपियर पर मीटर। क्या होती है? नेपियर पर मीटर होती है। और बीटा को बोला जाता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? बीटा को बोला जाता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट बोला जाता है। क्या? फेज शिफ्ट कांस्टेंट बोला जाता है। और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर होती है। क्या होती है? रेडियन पर मीटर। इसके रियल पार्ट को बोला जाता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा को बोला जाता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए एक नेपियर के अंदर कितने डीबी होते हैं? 86 करके यहाँ पॉइंट लगा दो। 8.686 डीबी होता है। कितना होता है? एक नेपियर के अंदर कितना डीबी होता है? ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अटेन्यूएशन कितना डीबी हुआ, वो कभी नेपियर में देगा, कभी डीबी में देगा, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आई होप ये आपको अल्फा के बारे में पता चल गया होगा, बीटा के बारे में पता चल गया होगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसका रियल पार्ट मेरे को कितना मिलेगा? इसका रियल पार्ट अल्फा मिलेगा ओमेगा, ये आपको रटना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओमेगा अंडरूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 ब्रैकेट अंडरूट 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। और अगर मैं बीटा की बात करूंगा तो बीटा भी सिंपली क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडरूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 ब्रैकेट अंडरूट 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ये आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन पहले तो अपन वेव इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए पढ़ा था, फिर अपन पढ़ा था वेव इक्वेशन फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड के लिए पढ़ा था। अब अपन सबसे जो सिंपलेस्ट वेव होती हैं, दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट ईएम वेव होती हैं, जिसको प्लेन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन वेव बोलते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन प्लेन वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्लेन वेव कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर अपन वेव इक्वेशन को प्लेन वेव के लिए सोल्व करेंगे। किसके लिए सोल्व करेंगे? ये अपन की टाइम हार्मोनिक वेव इक्वेशन बनी है, ये अपन की टाइम हार्मोनिक वेव इक्वेशन बनी है। इसको अपन अगले लेक्चर में प्लेन वेव के लिए सोल्व करेंगे। किसके लिए सोल्व करेंगे? अपन के सिलेबस में यूनिफॉर्म प्लेन वेव ही है, और इसके लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस वेव इक्वेशन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट ईएम वेव होती हैं, प्लेन वेव होती हैं, जो अपने सिलेबस में है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपन को पढ़ना है। फिर अपन इस वेव इक्वेशन को प्लेन वेव के अंदर सोल्व करना है। फिर डिफरेंट मीडियम की बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे, पोलराइजेशन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्रैक्शन, सारी बहुत डिटेल से, ऑब्लिक इंसिडेंस, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको आई होप ये वेव इक्वेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और मेन चीज तो ये आपको प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, इसका रियल पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, एक नेपियर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये अगर आपको वेव इक्वेशन समझ में आ गई तो आगे फिर प्लेन वेव में कुछ भी नहीं है। अपन सिंपली वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपके प्लेन वेव में, कोई भी सबसे इजी चैप्टर एएमटी का प्लेन वेव है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस होता ही नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अपन अगले लेक्चर से प्लेन वेव स्टार्ट करेंगे, वेव इक्वेशन को प्लेन वेव के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।